हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं जो आप लोगों को DSSSB का PGT ज्योग्राफी का क्वेश्चन करवा रही थी, उसी का ये आगे के उसी के ये क्वेश्चंस हैं, जिनमें 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसेल के द्वितारा परिकल्पना के बारे में सही है। तो इसमें जो है दिया है, पहला ऑप्शन है, रसेल उस विचार का था कि सूर्य के चारों ओर 3 तारे घूमते हैं। दूसरा है कि इस सिद्धांत को कांट द्वारा 1950-60 में प्रस्तुत किया गया था तथा 1972 में मान्य किया गया था। तीसरा है कि यह इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सभी पदार्थ सघन तथा विशाल आदि पदार्थ के रूप में मौजूद थे। चौथा है कि इस परिकल्पना ने साथ ही तारे से बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की। तो रसेल के द्वारा जो बताया गया था उसमें ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। इन्होंने जो है इसकी व्याख्या दिया गया है कि रसेल के द्वितारा परिकल्पना में साथ ही तारे से बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की गई है। HN रसेल तथा लिटिलटन, होयल और लिटिलटन ने यह विचार व्यक्त किया था कि आरंभ में सूर्य अकेला नहीं था बल्कि इसके निकट एक साथी तारा भी था। सूर्य तथा उसका साथी तारा एक ही केंद्र की परिक्रमा कर रहे थे। अचानक एक तीसरा साथी तारे से 45 से 65 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा और इसी की आकर्षण शक्ति से ज्वार हुआ। ज्वार से जो है सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से जो है वो क्या कहते हैं, साथी तारा जो है निकला, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। इसमें जो है बायोस्फीयर दिया है 2780 किलोमीटर, लिथोस्फीयर दिया है 100 किलोमीटर और पायरोस्फीयर दिया है 200 किलोमीटर। तो इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो है ये लिथोस्फीयर जो है वो 100 किलोमीटर तक होता है, बाकी दोनों गलत है। बी ऑप्शन सही है। देखिए, स्थल मंडल की गहराई जो है वो 100 किलोमीटर तक जो है मानी जाती है। इसमें ग्रेनाइट चट्टान की बहुलता है तथा सिलिका एवं एल्यूमिनियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसका घनत्व 3.5 है। इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है, जिसका घनत्व 5.6 है। 28वां क्वेश्चन है कि जो है इसमें असर्शन और रीजन दिया है, कथन और कारण, और ये दिया है कि इस मतलब बताना है कि ये इसकी व्याख्या करता है कि नहीं। तो कथन दिया है कि भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं, और जो है इसका कारण है कि भूकंप लेखी पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्य को जानने में हमारी मदद करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम ऐसे मतलब पहला जो कथन पढ़ते हैं कि भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं, क्योंकि भूकंप लेखी पृथ्वी के आंतरिक खंडों के रहस्यों के जानने में हमारी मदद करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों जो है सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं बाकी। सी ही सही है। भूकंप लेखी द्वारा सैकड़ों झटके दर्ज किए गए हैं, क्योंकि भूकंप लेखी पृथ्वी के आंतरिक खड्डों के रहस्य जानने में हमारी मदद करते हैं। किसी भूकंप का परिणाम उसके द्वारा मुक्त की गई ऊर्जा का भाव है। यह भूकंपीय तरंगों के आयाम, त्वरण, आवृत्ति एवं कई अन्य गणितीय बातों पर आधारित होता है। 29 क्वेश्चन है कि फ्योर्ड जो होता है वो किस के द्वारा निर्मित एक लैंडफॉर्म है। तो ये जो है एक ग्लेशियर लैंडफॉर्म है। फ्योर्ड हिमनद अपरदन द्वारा निर्मित लैंडफॉर्म है। उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फ्योर्ड कहा जाता है। फ्योर्ड एक प्रकार का तट तथा किनारा होता है। फ्योर्ड दोनों गोलार्धों में मिलते हैं, परंतु ये मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, चिली, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड और नॉर्वे आदि में अधिक संख्या में मिलते हैं। 30वां क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वात मतलब गर्म ठंडी हवा को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, उसको कहते हैं, इसको शायद अभिवहन कहते हैं, एडवेक्शन। हाँ, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, बी वाला। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से वात गर्म ठंडी हवा को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, उसे अभिवहन या एडवेक्शन कहते हैं। इंग्लिश में इसको एडवेक्शन कहते हैं। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन को लू इसी अभिवहन का परिणाम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानें कार्बनिक रूप से बनती हैं।
अवसादी चट्टानों की बात की जा रही है, तो इसमें जो है ये चूना पत्थर होगा जो कि कार्बनिक रूप से बनती है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान कार्बनिक रूप से बनती है। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों को 3 रूपों में बांटा गया है, जिसमें से होता पहला है यांत्रिक रूप से, जिसमें बालुकास्म, पिंडशिला, चूना पत्थर, शैल, भी मृदा आदि आते हैं। दूसरा है कार्बनिक रूप से, जिसमें गीजराइट, खगड़िया, चूना पत्थर, कोयला, और तीसरा है रासायनिक रूप से निर्मित। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्तरीय मृदा के मृदा समूह में है, मतलब जो कि एजोनल सॉयल है। तो इसमें जो है ये एलुवियल सॉयल जो है एजोनल है। जोनल सॉयल वो होती है जो जहाँ पे मतलब उत्पन्न होती है, जहाँ पे मतलब उत्पन्न होती है वहीं पे रहती है, उसे एजोनल, उसे जोनल कहते हैं। और एजोनल वो होती है जो कि कहीं और से मतलब आके कहीं और पे डिपॉजिट होती है। तो जो जलोढ़ मृदा है ये नदियों के द्वारा जो है, जो काट के मिट्टियाँ लाई जाती हैं उसके द्वारा जो है जमा होती है, इसीलिए ये जो है एजोनल मृदा है। इसकी जो है देखते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जलोढ़ मृदा अस्तरीय अजोनल सॉयल मृदा के अंतर्गत आती है। अजोनल मृदा श्रेणी की मृदाओं में मृदा का पूर्ण विकास नहीं होता है। इसमें जो है मृदा का पूर्ण विकास नहीं होता है। वास्तव में मृदा परिच्छेदिका की ऊपरी सतह से निचली सतह तक मिट्टियों की रचना तथा गुणों में समानता होती है। और यह जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई, दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। सामान्यतः इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है। 33वां क्वेश्चन है कि निरंतर वर्षा के लिए किस प्रकार का निम्न बादल जिम्मेदार होता है। तो इसमें जो है निम्बो स्ट्रेटस टाइप का शायद होता है। हाँ, सी ऑप्शन इसमें जो है सही है कि निम्बो स्ट्रेटस या वर्षा स्तरीय जो बादल होते हैं वो जो है वो वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। निरंतर वर्षा के लिए वर्षा स्तरीय निम्बो स्ट्रेटस प्रकार का निम्न बादल जो है वो जिम्मेदार होता है। वर्षा स्तरीय बादल की परत काफ़ी मोटी होती है। ये वर्षा करने वाले बादल होते हैं, इनका रंग गहरा काला होता है। ये जो है इसका ये भी जान लेते हैं हम कि 10 प्रकारों में बादलों को जो है बांटा गया है, जिनमें मुख्य प्रकार हैं पक्षाव मेघ, स्तरीय मेघ और कपासी मेघ। बाकी इन्हीं के जो है बाकी जो है वो सब टाइप होते हैं। 34वां क्वेश्चन है कि नदी के मार्ग में डैश डैश की उपस्थिति से निक पॉइंट की पहचान की जा सकती है। तो ये है हार्ड रॉक की वजह से। इसका जो है व्याख्या है कि नदी के मार्ग में कठोर चट्टानों की उपस्थिति से निक पॉइंट की पहचान की जा सकती है। नवोन्मेष के कारण नदी का शीर्ष की ओर अपवर्तन होने से एक नया वक्र पुराने वक्र के स्थान पूर्ति करता है। नवोन्मेष जो होता है इसको इंग्लिश में जो है रिजुविनेशन कहते हैं। रिजुविनेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो है जो साइकिल होती है, जैसे कोई भी एक अपवर्तन की साइकिल चल रही है तो वो बीच में इंटरप्ट हो जाए और फिर से वहाँ से मतलब स्टार्टिंग से शुरू हो जाए, तो उसी को जो है रिजुविनेशन कहते हैं। इस ढाल परिवर्तन वाले स्थान को निक पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे इसमें एक वक्र से दूसरा वक्र नीचा हो जाता है, जिस कारण निक पॉइंट भी निरंतर इसमें जो है मतलब यही निक पॉइंट होता है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा उन्मुक्त करती है, मतलब ऊर्जा जिससे निकलती है। तो जो ये संघनन है इसके द्वारा ऊर्जा का जो है वो निकलता है। संघनन की प्रक्रिया जो है वो ऊर्जा उन्मुक्त करती है। जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। इसमें जो है लगभग 600 जब ये जलवाष्प में पर 1 ग्राम जब जलवाष्प में बदलता है तो 600 कैलोरी ऊर्जा का प्रयोग होता है। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करता है। तो इसमें दिया है पहला सन स्पॉट, दूसरा दिया है पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी, तीसरा दिया है रात्रि की लंबाई और चौथा दिया है एक क्षेत्र का लैंडफॉर्म। तो यहाँ पे सन स्पॉट भी करेगा और जो है पृथ्वी तथा ये बी वाला नहीं करेगा, बी वाला होगा। देखते हैं 36 में इसका मतलब सही से कोई आंसर नहीं दिया गया है, इसको मतलब वो कर दिया गया है बाकी। लेकिन देखिए इसको व्याख्या पढ़ते हैं। सन स्पॉट रात्रि की लंबाई तथा एक क्षेत्र का लैंडफॉर्म सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य तप कहते हैं। सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में सूर्य की किरणों का झुकाव, वायुमंडल की अवस्था,
पार्थिव अवशोषण विकिरण स्थल एवं जल का प्रभाव और दिन की लंबाई, पृथ्वी की सूर्य से दूरी आदि है। इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन नहीं दिया है तो वही होगा। कम से कम 2 क्रमागत वर्षों तक हिमीकृत रहने वाली भूमि को, तो इसे जो है परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, जो काफ़ी टाइम तक मतलब बर्फ़ से ढकी रहती है। देखते हैं इसका आंसर। ए सही है। कम से कम 2 क्रमागत वर्षों तक हिमीकृत रहने वाली भूमि को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। मूलर महोदय ने 1947 में परमाफ्रॉस्ट शब्द जो है दिया था। बाकी आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है। तो इसमें से गर्म महासागरीय गल्फ स्ट्रीम जो होगी ये गर्म महासागरीय धारा है। देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय धारा है। फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलेज धारा का जल समाविष्ट कर हैट्रेस अंतरिक्ष के आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। इसके जो है ये अटलांटिक महासागर की धारा है और यहाँ अटलांटिक महासागर में सारगेसो नामक एक घास भी पाई जाती है। बाकी 39, जब हवा का दबाव और जलवाष्प सामग्री डैश डैश हो तो कोहरा बनता है। इसे जो है मतलब स्थिर होगी तो कोहरा बनता है, जब ये हवा का दबाव और जलवाष्प सामग्री स्थिर होती है। इसकी व्याख्या, जब हवा का दबाव और जलवाष्प सामग्री स्थिर होते हैं तो कोहरा बनता है। लघु शिखरों से पूर्ण परिपूर्ण कोहरा एक प्रकार का बादल है जो कि सामान्य बादलों के विपरीत धरातल के समीप पाया जाता है तथा धरातल की अदृश्यता के लिए जिम्मेदार होता है। यदि बादलों का निर्माण गर्म हवा के ऊपर उठकर फैलने तथा ठंडी होने के कारण होता है तो कोहरा का सृजन होता है। धरातल के पास विकिरण परिचालन तथा गर्म एवं ठंडी वायु राशियों के मिश्रण के कारण होता है। कोहरा को दृश्यता के आधार पर 4 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। इसमें है हल्का कोहरा, इसमें 1100 मीटर तक की दृश्यता होती है। साधारण कोहरा, फिर सघन कोहरा और अति सघन कोहरा। 40वां क्वेश्चन है,